दोस्तों, बचपन से एक कहावत सुनी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी जब किसी का विनाश होने वाला होता है, सबसे पहले उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ती है। सिकंदर पूरे दुनिया पर राज करना चाहता था। ये गुमान जब उसके सिर से पार हो गया तो उसे भारत की तरफ बुद्धि ने रुख करने को कहा। उसके बाद क्या हुआ हम सबको मालूम है। मुगलों को खत्म होना था तो उन्होंने भारत की तरफ रुख किया और यहीं खत्म हो गए। अंग्रेज पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे, लेकिन जब भारत आए तो जो डाउनफॉल है वो भी भारत से ही उनका शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का खात्मा होना था तो उन्होंने एक शख्स जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था उसको चुना, उससे पंगा लिया और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मामला इतना बड़ा हुआ कि उसके बाद आज तक दक्षिण अफ्रीका में क्या सिस्टम चल रहा है उसकी वजह से हम सबको मालूम है। वो शख्स जब भारत आया तो अंग्रेज़ों को लगा जैसे 1857 की क्रांति उन्होंने दबा दी थी, ये लाठी लिए और धोती पहने कमज़ोर सा आदमी उनका क्या उखाड़ लेगा। अंग्रेज़ों ने उन्हें हल्का आंका। नतीजतन 47 में बोरिया बिस्तर पैक करके जाना पड़ा। आज उसी गांधी को फिर से एक उसी तरह के तानाशाह कह लें या तानाशाह रवैये वाले शासक हल्के में ले रहे हैं। आज उसी गांधी को फिर से चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है, जिस गांधी को जब जब जिसने चुनौती दी तब तब हार का सामना करना पड़ा। आज उसी गांधी के उस चरखे को या उस सत्य की ताकत को हल्का कहा जा रहा है, जिसकी ताकत पर अंग्रेज़ों को इस देश को छोड़कर जाना पड़ा था। जो नहीं कर सकते थे उन्होंने ऐसे सत्याग्रही के शिविरों में उनके भोजन की व्यवस्था की। आदमी चरखा भी चलाता था, देश के लिए चलाता था। चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। चरखा चलाने से स्वराज मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य आदमी अपने जीवन में जीता था और कहता था कि मैं जी रहा हूं, देश के लिए जी रहा हूं। मैं देख रहा हूं मेरा जीना देश के छोटे मोटे काम में आए। सेतु बंधन में बड़े बड़े पत्थर लाने वाले वानर भी रहे, लेकिन एक गिलहरी सा एक रेती का कण में झाड़ू हुआ। इस भावना से समाज जागृत हुआ और इन दोनों प्रयासों का सुपरिणाम हमको स्वतंत्रता मिली। परंतु उसी समय 1857 के बाद एक और धारा चली जो सोचते थे कि अपने समाज का स्तर अंग्रेजी समाज से कम हो गया है, क्योंकि हम रूढ़ी कुरीतियों के शिकार हैं, दक्षिणानुसी बातों पर अंधविश्वास रखते हैं और इसलिए पहले समाज सुधार होना चाहिए, बाद में स्वतंत्रता। अभी स्वतंत्रता पाने लायक हम नहीं है और इसलिए राजा राम मोहन राय के समय से वो जो धारा चली है समाज सुधार की, आज भी चल रही है। भागवत जी ठीक कह रहे हैं, इनकी गलती नहीं है कि चरखा चला के स्वराज नहीं मिलता। कुछ दिन पहले इन्होंने ही कहा था कि सत्य की ताकत नहीं होती, शक्ति की ताकत होती। इनकी गलती नहीं है, क्योंकि इनके पुरखों में से किसी ने आज़ादी के लिए एक नाखून तक नहीं कटाया। जिसका जब कुछ गया ही नहीं तो वो उसकी वैल्यू क्या समझेगा। जिसे कुछ पाने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ी वो उसकी वैल्यू क्या समझेगा। उसकी कीमत वही समझता है जिसने किसी चीज़ को पाने के लिए दिलो जान से मेहनत की हो और अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया हो। वो तो देश के वो लोग जानते हैं जिनके परिवारों ने स्वतंत्रता सेनानी पैदा किए थे। वो लोग जानते हैं जिनके घरों में जिनके बुजुर्गों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी। बीजेपी और संघ कोई एक नाम नहीं बता सकते जिन्होंने आज़ादी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया हो। ले दे के एक नाम आता है इनके पास, सावरकर, और दूसरे हैं जिन्हें ये पूजना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि इस देश में
गांधी नाम का इतना बड़ा एक औरा है कि उसके सामने पूज नहीं सकते, उस शख्स का नाम है गोडसे। गोडसे और सावरकर के मानने वाले हर लाख कोशिश कर ली, हजारों कोशिश कर ली, करोड़ों कोशिश कर ले, लेकिन गांधी को नहीं छोटा कर सकते, क्योंकि गांधी कोई हल्की फुल्की चीज़ या कोई छोटा मोटा नेता नहीं है जो किसी बहकावे में आकर या किसी ताकत के जरिए ये बीजेपी या संघ दबा सके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर, 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए मान्यवर। संजय सिंह की बात में 100% सच्चाई है, आसान नहीं है। गांधी को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती आज की डेट में बीजेपी कर रही है। मुझे लग रहा है कि ये जो 12 साल से इस देश में एक छत्र राज चल रहा है संघ और बीजेपी का, उसका डाउनफॉल तो आना था। ये तो तय है कि इसका डाउनफॉल होना था, इसे जाना था। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये बीजेपी और संघ अपनी विदाई की शुरुआत खुद ही करेंगे और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। आपने नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह या जितने पूर्व प्रधानमंत्री, आपने अटल बिहारी वाजपेयी तक को नहीं छोड़ा, उन सब की लेगेसी को कमतर करने की कोशिश की। लोगों ने बर्दाश्त किया, लोगों ने फिर भी विश्वास किया। लेकिन जब गांधी को चैलेंज करने की कोशिश करोगे तो हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। और ये रिवर्स काउंटडाउन बीजेपी ने खुद अपना शुरू कर दिया है। इस देश की हालत क्या हो गई है ये पूरा विश्व देख रहा है। ये देखिए, ये न्यूजीलैंड का एक दृश्य है आपके सामने। न्यूजीलैंड में सिख संगत लेकर सड़क पर निकले थे तो न्यूजीलैंड के स्थानीय लोग अपना हक्का डांस करते हुए उनके सामने आ गए। उनका जो वो था, संगत जो जा रही थी उसे रोका और मैसेज दिया कि न्यूजीलैंड उनका है। इस तरह के हादसे बहुत से देशों में भारतीयों के साथ हो रहे हैं। पहले कब होते थे ऐसे? ये क्यों पिछले 10 सालों में ही ऐसा होने लगा है? बांग्लादेश में कब भारत के खिलाफ इतनी नफरत थी? बांग्लादेश हमेशा भारत का कर्जदार था कि भारत की वजह से उसे आज़ादी मिली। और आज बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कितनी नफरत है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो भी जानते हैं। एक दूसरा दृश्य और है आपके सामने। ये देखिए, ये किसी एयरपोर्ट पे घूमने जा रहे भारतीयों का जत्था नहीं है। ये हज़ारों भारतीय युवक कहीं बहुत बड़े उसमें नहीं जा रहे हैं। ये हज़ारों युवक रशिया के एयरपोर्ट पर खड़े हैं। मालूम है क्यों खड़े हैं? ये 1000 से ज़्यादा मजदूर हैं, भारत से मजदूरी करने रशिया गए हैं। अभी हाल ही में पुतिन भारत के दौरे पर आए थे ना, मजदूरों की डिमांड उन्होंने रखी थी। ये मजदूरों की एक खेप रशिया गई है। अब आपने पहले भी देखे होंगे बहुत बार कैसे रूस में भारतीयों को ले जाया गया और वहाँ पर युद्ध मैदान में उन्हें उतार दिया गया था। एक तरफ भारतीयों को अपने धर्म की प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है, उन्हें बाहरी करार दिया जा रहा है, उन्हें देश से बाहर भेजने की वो जो है वो कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ भारत से मजदूरों, युवाओं को मजदूरी के लिए मजबूर होकर दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। ये यूं ही तो नहीं हुआ ना। जब आप अपने देश में रह रहे 20 करोड़ से ज़्यादा या 30 करोड़ जितने भी हैं, उतनी बड़ी आबादी जो सदियों से आपके साथ रह रही है, उस मुस्लिम आबादी पे ये कहते हैं कि इस देश को छोड़ के जाइए, मुसलमानों का देश नहीं है,
मैंने पिछले 2 साल से ये बात दोहरा के अब तो मैं थक चुका हूँ कि जो आप यहाँ बोओगे आपके दूसरे लोग उसको काटेंगे। वही हो रहा है। आप यहाँ पर अपने ही मुस्लिम लोगों को इस देश से बाहर जाने की वो क्या राय देते हो, तो आपके लोगों के साथ अब दूसरे देशों में ये हो रहा है। टिट फॉर टैट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एग्जैक्टली ये वही है। यहाँ पर देश में साइंटिफिक सोच की कोई बात करता है? इस देश में प्रदूषण से क्या हालत है? देश के कितने ही शहर हैं जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, उस पर कोई बात करता है? नहीं करता। लेकिन बात क्या हो रही है कि यहाँ पर सो कॉल्ड अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार कोई स्टोर में जा रहा है, वहाँ पर अगर हलाल का कोई प्रोडक्ट है तो उस स्टोर को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। कोई बेचारा सड़क किनारे एक मजदूर गरीब आदमी बैठा क्रिसमस के रिलेटेड चीज़ें बेच रहा है तो उसे मारकर भगाया जा रहा है, उसे दुकान समेत वहाँ से उखाड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए तो कहना ही क्या। तीसरी तरफ भारत ये जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टूटेगा कभी, ऐसा हो भी नहीं सकता। इसका उदाहरण मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ट्रेन में, भारत में इतनी नफरत अभी मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही है, उसके बावजूद एक ट्रेन में एक बूढ़े मुस्लिम को तबीयत खराब होती है तो उसे पानी कौन पिला रही? देखिए, एक हिंदू औरत पानी पिला रही है। ना उसने उस आदमी की टोपी देखी, ना उसने उस आदमी की दाढ़ी देखी। देखा तो सिर्फ इंसानियत को देखा, उसकी ज़रूरत को देखा, उसकी तकलीफ़ को देखा और उसे पानी पिलाया। ये भारत का असली धागा है, ये भारत की आत्मा है। 75 साल की मेहनत का फल है ये। इसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। यहाँ पर कपड़ों से पहचान करने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री जब खुद मुस्लिम देशों के दौरे पर जाते हैं तो उनके राष्ट्राध्यक्षों को ऐसे गले लगाते हैं कि मानो जन्म जन्मांतर के बिछड़े भाई हों। पुरानी हिंदी फिल्मों में वो कुंभ के मेले में बिछड़े भाई होते थे ना, उस तरह की फीलिंग देते हैं और लोगों से कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो। यहाँ पर प्रधानमंत्री कभी मुस्कुराते नहीं दिखते। किसी ने कभी मुस्कुराते देखा है प्रधानमंत्री को? लेकिन ज्यों ही भारत से बाहर कदम रखते हैं, उनके चेहरे पर हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। क्यों? बहुत बड़ा हजारों करोड़ रुपया जो है, जिससे लोगों को रोजी रोटी मिलती थी, जिसका नाम था मनरेगा, सिर्फ इसलिए कि उसमें महात्मा गांधी का नाम जुड़ा था और कांग्रेस सरकार की वो योजना थी, उसे बंद करके अजीबोगरीब इंग्लिश हिंदी शब्दों को मिलाकर एक नाम बना दिया गया ताकि उसमें राम आ जाए। जी राम जी बना दिया उसको। न इंग्लिश नाम है वो, ना हिंदी नाम है। और ऊपर से योजना में बदलाव करके 60% उसकी कैप कर दी राज्य सरकार पर, 40 केंद्र देगी। इसका मतलब अब मनरेगा से जो लोगों को एक सहारा था वो तकरीबन खत्म। वो हजारों करोड़ उनको देने की बजाय दिल्ली में जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसका बजट कई गुना बढ़ गया है। 20,000 करोड़ का जिसका बजट था वो कई गुना बढ़ गया है, लेकिन सरकार उसके बारे में किसी को नहीं बताती। जब आरटीआई के जरिए पूछा जाता है तो कहा जाता है कि सिक्योरिटी का मामला है, इसकी जानकारी नहीं दे सकते। भाई, इसमें कैसी सिक्योरिटी? किसी का पर्सनल घर बन रहा है क्या? मेरा घर बन रहा है मान लीजिए, और सरकार मुझसे पूछती है कि बताइए इसमें कितना खर्चा हुआ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा सिक्योरिटी का मामला है, इनकम टैक्स वाले मुझसे नहीं पूछ सकते? मेरा तो पर्सनल घर है, मेरा सिक्योरिटी का हो सकता है। जब मुझे पूरी डिटेल देने पे मजबूर किया जा सकता है तो सरकार जो देश का, हम सब का टैक्स का पैसा हजारों हजार करोड़ रुपया बर्बाद कर रही है सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री को नया आवास चाहिए, नया दफ्तर चाहिए, उसका अगर बजट बढ़ जाता है तो उसका कारण जानने का भी हक इस देश की जनता को नहीं है। ये सब कब होता है?
ये सब तब होता है अगर आप इतिहास की किताबें पढ़िए तो तानाशाहों का जब चरम हो जाता है ना, तब इसी तरह की चीज़ें होती है। जब तानाशाह हर चीज़ को बताने से मना कर देता है, ठेंगे पे रखता है सबको कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं तो नहीं बताऊंगा। उसके बाद उस तानाशाह का क्या होता है, ये इतिहास के हजारों साल से लेके अभी ताज़ा उदाहरण तक, सद्दाम हुसैन तक, किसी का भी ले लीजिए, ये सब एक जैसे उदाहरण है, अंत सबका एक जैसा होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 12 साल में कई गलतियां इस सरकार ने की, लेकिन लोगों का विश्वास या किस्मत या और कोई हथकंडे कुछ भी कह लीजिए थे कि तीसरी बार सत्ता में आए। लेकिन अब की बार जिस शख्स के साथ इन्होंने पंगा लिया है, वो पंगा तो अंग्रेज़ों को भी बहुत महंगा पड़ा। तो ये अंग्रेज़ों के गुलाम या अंग्रेज़ों के जो वो थे ना खबरी, उनके बस की बात नहीं है, उनकी औकात उस शख्स से लड़ने की नहीं है। इसलिए विदाई का वक्त अब शुरू हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप भी, क्योंकि बड़ा अहम मुद्दा है। आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी है। ये मामला मेरा, आपका, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल इनका नहीं है, ये मामला देश का है। इसलिए राय रखिए, ज़रूर रखिए। जो प्लेटफॉर्म मिले हर प्लेटफॉर्म पे अपनी राय रखिए। राय रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी राय नहीं रखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ रुकने वाली नहीं है, इससे ज़्यादा बढ़ेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार।